Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, that is movement towards independence. In previous lecture we have studied about Netaji Subhash Chandra Bose, about Azad Hind Fauj and Indian Independence League, and lastly we have studied about the establishment of the government which was established by Subhash Chandra Bose. Or in this we have seen that how he established the provisional government, or who were the cabinet ministers and who were allowed to join this government. Okay, so today we are going to continue with the next topic, that is last step of martyrdom of Subhash Babu. तो उनके जो आखिरी जो लास्ट स्टेप था सुभाष चंद्र बोस का फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और जो उनकी जो शहादत जिसको कहा जाए अगर युद्ध का, तो उसके बारे में हम देखेंगे इन दिस पैराग्राफ. सो लेट्स बिगिन. In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prome, Kohima. Then it marched towards Imphal. But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to the provisional government stopped. British aircraft started warfare against Azad Hind Fauj, and so the condition became critical. On August 18, 1945, he started from Taipei airport for Formosa for Tokyo, but his plane caught fire and he got serious burn, and while undergoing treatment he died. The mystery of his death has remained unsolved till date. अब क्या हुआ? This is the incident of May 1944. What happened? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो मिलिट्री थी वो रंगून, प्रोम, कोहिमा यानी प्रेजेंटली जो नागालैंड के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने इन जगहों को क्या किया? कैप्चर किया. कैप्चर इन द सेंस यहाँ पे इन्होंने अपने अपने गवर्नमेंट अंडर इंडियन गवर्नमेंट, जो इनका जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, इनके थ्रू इन्होंने यहाँ के लोगों को एनकरेज किया फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. और फिर इसके बाद ये लोग इम्फाल, जो कि करेंटली अभी जो मणिपुर का कैपिटल है, वहाँ मार्च किया, मतलब वहाँ गए. और कुछ आफ्टर सम टाइम जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब इन लोगों ने फेंका था, बॉम्ब ब्लास्टिंग की थी, उसके बाद से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जिसमें जापान ने भी सपोर्ट किया था, तो जो इनका प्रोविजनल जो फाइनेंशियल सपोर्ट था जापान की तरफ से वो रुक गया, और जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुए. और जब इस तरह की प्रॉब्लम फेस होने लगी, जब इन लोगों का प्रोविजनल गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जब ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी रुक गई, तो आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया इन पे अटैक करने का, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज पे अटैक कर दिया. और कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी उस टाइम तक आज़ाद हिंद फौज की. नाउ दैट इज़ द इंसिडेंट, जबकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके साथ एक हादसा हुआ. वो दैट वाज हैपन इन 18 अगस्त 1945. जब वो टोक्यो के लिए जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन में आग लग गई, और वो बहुत बुरी तरीके से वो जो प्लेन थी वो जल गई. लेकिन और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, और ऐसा माना जाता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई. लेकिन उनकी डेथ की जो ये मिस्ट्री है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट कि उनकी डेथ हो गई है, या फिर समवेयर ही इज़ अलाइव, और हो सकता है बिकॉज ये 1945 की बात है तो उनकी डेथ हो भी सकती है, लेकिन अभी तक
उनकी डेथ हुई कैसे, हुई कि नहीं हुई, इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। आफ्टर दिस इंसिडेंट अब नाउ द टाइम केम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडिया का पार्टीशन मीन्स वन साइड ऑल द इंडियंस आर हैप्पी कि अब हमें आज़ादी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इंडियंस वर इन वेरी लाइक डिलेमा आप हिंदी में कहेंगे कि खुश भी हैं और दुखी भी हैं। उनको वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। क्यों? क्योंकि आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ हिंदुस्तान उस टाइम पे हिंदुस्तान का पार्टीशन भी होना था। तो व्हाट हैपेंड इन दिस, लेट्स सी। The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put on trial. Bhulabhai Desai and Jawaharlal Nehru pleaded their case. The British government inflicted them with punishment. There were protests against them in the entire country. So, bowing the populist opinion, the government had to withdraw the punishment. अब जब ये आज़ाद हिंद फौज के जितने सिपाही थे, जितने आर्मीज़ थे, इनको जब गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो इनको जेल में डाल दिया गया, इनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू और बाबू भाई देसाई ने क्या किया, इनके लिए केस लड़ा, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके पनिशमेंट में कोई कमी, सज़ा इनकी मुकर्रर कर दी थी, मतलब द पनिशमेंट वॉज डिसाइडेड। और लेकिन जो पूरे देश में इनको बचाने के लिए या इनको पनिशमेंट से बचाने के लिए पूरे देश में क्या हो चुकी थी, रैलीज निकालने लगे, स्ट्राइक, मतलब पूरे इंडियंस इनके फेवर में थे। जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो जो वहाँ जो आज़ाद हिंद फौज की जितनी मिलिट्री थी, उनके पनिशमेंट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, यानी उनके पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया। और these events and with the naval mutiny of Bombay, the British realized their rule in India will no longer be tenable. इस हादसे के बाद से जब इन्होंने देखा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इंडियन इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और अब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, नाउ इट इज़ नॉट ईजी टू रूल ओवर इंडिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। So, on February 20, 1947, the Prime Minister of Britain announced that the British government shall give all the power to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 48. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रूल ओवर इंडिया, तो 20 फरवरी 1947 को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, जो एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब गवर्नमेंट की जितनी भी जो भी पावर्स हैं वो इंडियन कैबिनेट को दे दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन के फॉर्मूले के अंडर सारा पावर इंडियंस को दे दिया जाएगा और वो जून 1948 को वो हिंदुस्तान छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बट क्योंकि उन्होंने जून 1948 कहा, तो अब उनका अंदर ही अंदर कुछ और भी प्लान चल रहा था कि इस एक साल मीन्स इस टाइम पे हम कुछ और भी कर सकें। Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as Viceroy in place of Lord Wavell. पहले वाइसराय लॉर्ड वेवेल थे, तो जब ये डिक्लेयर हो गया तो जब सिचुएशन चेंज हो गई तो माउंटबेटन को वाइसराय अपॉइंट किया गया लॉर्ड वेवेल की जगह पे। और जब उन्होंने चार्ज लिया तो कम्युनल राइट्स होने लगे, यानी हिंदू मुस्लिम के दंगे और ये सब मींस रिलीजन्स के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। द कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम पैथेटिक, और क्योंकि आपस में ही इंडियंस लड़ने लगे, अब कम्युनिटी को लेके रिलीजन को लेके लड़ने लगे, तो अब सिचुएशन और ख़राब हो गई। तो जुलाई 46 को कांग्रेस ने जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने 201 सीट्स
सिक्योर किया, यानी उनको 210 सीटों में से 201 सीट मिली और वहीं मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीट्स मिली, यानी 73 पीपल्स वर इन द फेवर ऑफ मुस्लिम लीग्स एंड आउट ऑफ 78 एंड 201 पीपल्स वर इन फेवर ऑफ कांग्रेस आउट ऑफ 210. The league pressurized the government for Pakistan on 16 अगस्त 1946. अब जो मुस्लिम लीग थी वो गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट किसकी थी, कौन वाइसराय था, लॉर्ड बेटन थे, तो उस गवर्नमेंट को अभी प्रेशराइज कर रही थी कि हमें हिंदुस्तान से अलग किया जाए, इस कम्युनिटी को अलग करके एक अलग देश बनाया जाए जिसको पाकिस्तान कहा जाए. और ये कब हुआ, 16 अगस्त 1947 को. तो और इस जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, और ये इसकी जो तबाही थी जो पूरे देश में फैल रही थी, इसको देखते हुए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने ये महसूस किया, ये फील किया कि अब कोई और चारा नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने के अलावा. जो मुस्लिम लीग की डिमांड है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा. और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना जो थे, इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट पाकिस्तान, क्योंकि इस मुस्लिम लीग को लीड करने वाले कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे. तो वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए और वहाँ एक अलग गवर्नमेंट रूल करे. यानी हिंदुस्तान जब आज़ाद होने लगा तो अब ये प्रॉब्लम सामने आई कि नाउ द लीडर्स, नाउ द पॉलिटिशियंस स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, कि ये जो मुस्लिम लीग्स और कांग्रेस है ये आपस में ही क्या करने लगी कि अपना अपना डिवीज़न मांगने लगी. और जिसकी वजह से जो पब्लिक थी, जो पॉपुलेशन थी, उसमें भी कम्युनल राइट्स होने लगे. तो वाइसराय जो थे लॉर्ड बेटन, उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको ये सजेशंस दिए एज पर द गवर्नमेंट जो नॉर्म्स थे कि आपके नाउ देयर इज़ नो ऑप्शन, कि अब आपको पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा. जो मुस्लिम लीग की डिमांड है उसको अलग करना ही पड़ेगा. The Muslim League boycotted the first cabinet meeting on December 9, 1946. और अपनी बात मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने जो पहली कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी, जब ये डिक्लेयर हो गया कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया को क्विट कर देंगे, इंडिया छोड़ देंगे, उसके बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया. द रीज़न वॉज दे वर डिमांडिंग फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. और अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मीटिंग को ही बायकॉट कर दिया. द मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटिव हेल्ड ऑन January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. अब उन्होंने ये मीटिंग को बायकॉट करके डिमांड क्या करने लगे कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए, और ये प्लान करने लगे कि हमें किस तरह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हमें कैसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कैसे मिलेगा. और उसका उनको यही सलूशन मिला कि हम इस जो मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग है, इसको ही बायकॉट करें. Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government having administrative unit under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. अब क्या हुआ, लॉर्ड बेटन ने नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये समझाने की कोशिश की कि, और वो लोग ये मान भी रहे थे इस सिचुएशन को देखते हुए कि पाकिस्तान को अलग करना ही बेटर होगा. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं
तो जो गवर्नमेंट रूल करेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो इतना अच्छा, इतना पीसफुली नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम फोर्सफुली पाकिस्तान उस टाइम पे जो लॉर्ड बेटन ने डिसीजन दिया कि अगर आप फोर्सफुली इनको अपने पास रखते भी हैं तो आप गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं रूल, आप इतना अच्छा सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डिवीजन की फीलिंग होगी और उनके अंदर ये फीलिंग होगी कि हमें वो पावर नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से कंट्री में पीस नहीं होगा। और अगर आपको पीसफुल रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाना है, तो नाउ देयर इज़ नो ऑप्शन, अब आपको इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करना ही पड़ेगा। देन व्हाट हैपन, national leaders found this argument accepted. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with Gandhiji, who also helplessly accepted arrangement of partition of India with heavy hearts. ये जो नेशनल लीडर्स थे, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और फिर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल वेंट टू गांधी जी एंड दे डिस्कस ऑल द मैटर। और क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे, मोहनदास करमचंद गांधी कभी भी नहीं चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो, क्योंकि वो हमेशा से ये देखते थे कि ये पूरा देश मेरा है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने लाचार होके इस बात को मंजूरी दे दी और उनको इस बात की खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। देन व्हाट हैपन, 1947 में माउंट बेटन का क्या प्लान था और पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ, इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया में माउंट बेटन ने किस तरह से प्लान किया, दोनों कम्युनिटी को बैठा के, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस कमेटी को बैठा के उन्होंने क्या डिसीजन दिया, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। On March 24, 1947, Viceroy Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than the partition of India. National and prolific leaders like Sardar Patel understood the matter. After many discussions and pondering, finally on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. This plan is known as Mountbatten Plan. अब क्या हुआ, ऑन 24 मार्च 1947 जो वाइसराय थे माउंटबेटन की प्रेजेंस में ये स्कीम उन्होंने सबको समझाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को, हिंदुस्तान के पार्टीशन की बात समझाई, एक्सप्लेन की कि वाई इट इज़ नेसेसरी एंड वाई वी शुड डिवाइड इट। तो इस सिचुएशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा और बहुत सारे डिस्कशन के बाद जून 13, 1947 को ये डिसाइड हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाएगा। और इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। कौन सा प्लान? प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। The Congress leaders and Muslim League accepted this plan. When Mountbatten plan started getting implemented, the people of East Bengal and Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan. West Bengal and East Bengal were affiliated with India as per decision of their assembly. West Punjab joined with Pakistan. It was decided to affiliate Northwest province, Sindh and Baluchistan with Pakistan. अब जब ये डिसीजंस हो रहे थे तो कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग ने ये सारे प्लान्स को एक्सेप्ट कर लिया और माउंटबेटन ने जब अपना प्लान इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो ईस्ट बंगाल और जो असम के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, प्रोविंस ऑफ असम, नॉट द होल असम, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान में जाएंगे, मतलब नॉट टोटली पाकिस्तान के ईस्ट पोर्शन में दे डिसाइडेड कि दे विल गो टू द ईस्ट पाकिस्तान। वहीं वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल विद द इंडिया। और पंजाब, जो वेस्ट पंजाब का जो आधा पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन,
वो कहाँ गया, पाकिस्तान में गया। और उस वेस्ट पोर्शन में जो नॉर्थ प्रोविंस का जो एरिया था जैसे सिंध और बलूचिस्तान, वो किस तरफ गया, पाकिस्तान की तरफ गया। दैट्स वाई सिंध और बलूचिस्तान जो है वो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में या पाकिस्तान में ही आता है। फिर एक्ट हुआ 1947 में, एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस का एक्ट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान। According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Janab Jinnah was the Governor General of Pakistan. By this act, India's dependence on British rule came to an end. Therefore, Gandhiji considers this act as the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India. अब जब ये एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हुआ, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पहला गवर्नर हुआ इंडिया का उसको वो किसको माना जाता है, माउंटबेटन को। गवर्नर जनरल इंडिया का माउंटबेटन को माना जाता है। वहीं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको माना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और जब ये एक्ट पास हुआ तो पहली बार गांधी जी ने इस एक्ट को कंसिडर किया कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार कोई ऐसा एक्ट पास किया है जो कि इंडियंस के लिए क्या है, बेनिफिशियल है या फ़ायदेमंद है। द लास्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली एट द मिडनाइट ऑफ August 14th. The Union Jack of England was brought down from the pole and the national flag, Indian national flag tricolor was hoisted. The document attributing independence to India were handed over by Mountbatten to C. Rajgopalachari, the first Governor General of independent India. Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was completed. August 15, 1947 was an excellent dawn for India. All celebrated the first independence festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. Everywhere people hung torrents, a good omen. On doors, sweets were distributed in schools. Many people who had taken vow felt relieved on its fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India, and therefore he had deeply plunged into grief and drifted into meditation. क्या हुआ, 14th August 1947 को now the British government decided to hand it over everything, all the policies, all the rules, all the everything to the Indians. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स का जो फ्लैग था, इंग्लैंड का फ्लैग था, उसको पोल से उतारा गया और इंडियन नेशनल फ्लैग को जो ट्राई कलर है उसको सबसे पहले हॉइस्ट किया गया 14th अगस्त को। और जितने डॉक्यूमेंटेशंस थे, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, वो इंडिपेंडेंस इंडिया को हैंड ओवर किया गया। और ये हैंड ओवर किसने किया, माउंटबेटन ने टू राजगोपालाचारी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के जस्ट पहले कौन पहला गवर्नर जनरल माना गया, माउंटबेटन। बट आफ्टर 14th August when everything is handed over to the India, जो राजगोपालाचार्य थे उनको पहला गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया। और 15th अगस्त की जो सुबह थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जितने हिंदुस्तानी थे वो बहुत खुश थे, सब बहुत खुशी में अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे थे विद द डिफरेंट वे। बट वहीं पे जो महात्मा गांधी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, एंड द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इस दुख की वजह से वो क्या हो गए, डीप मेडिटेशन में चले गए। नाउ इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो प्रॉब्लम्स आई, वी विल सी दैट प्रॉब्लम्स कि what were the problems and what was the solutions. India and Pakistan, two separate independent nations, came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947.
माउंटबेटन प्लान के का जो प्लान जो एक्ट था उसके तहत तो इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो चुका था 1947 में. The resolution to the following problems had to be found. अब पार्टीशन होने के बाद से जो प्रॉब्लम्स सामने आई वो that was not the minor problems, that were the major problems. And what were the problems? First one is reorganization of military forces, disputes over assets and properties, debts and credits, problems and settlement of refugees, public services and the arrangement of civil servants and administrative staff, demarcation of international boundaries on eastern and western side of India to be fixed, etc. It means अब डिवीजन हो चुका था, लेकिन इट वॉज नॉट सो ईजी. अब प्रॉब्लम क्या आई? मिलिट्री फोर्स को रीऑर्गेनाइज करना, बिकॉज अभी तक जितनी मिलिट्री फोर्स थी वो एक देश में थी, दैट वाज इंडिया. तब तक कोई प्लान नहीं था कि पाकिस्तान को डिवाइड, मतलब इंडिया का डिवीजन होगा. जब डिवीजन हुआ तो पहला प्रॉब्लम हुआ कि फिर से अब रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मिलिट्री फोर्स का. तो उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन. देन एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़. जब पाकिस्तान का डिवीजन, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो अब प्रॉब्लम हुई कि एसेट्स और जो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन सी किसकी हैं और वो किसकी तरफ जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के कुछ ज़मीन है, हो सकता है उस टाइम में इंडिया में रहने वाले लोगों की वो जगह हो, तो अब वो कैसे उनको मिले, दिस वाज द प्रॉब्लम. सेकेंड, जितने डेबिट्स और क्रेडिट्स थे उसमें कैसे डिवीजन हो. फिर जितने जो भी रिफ्यूजीज़ थे जो इधर उधर से आए हुए थे उनको कहाँ सेटल किया जाए, वेदर दे विल बी इन द पाकिस्तान और दे वुड बी इन द पाकिस्तान और वुड बी इन द इंडिया. अब ये डिसीजन लेना मुश्किल था. फिर पब्लिक सर्विसेज, जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स थे और जो भी सर्वेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, उनका अरेंजमेंट करना, ये कैसे होगा. फिर डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाना, ईस्ट और वेस्ट हर साइड से इंडिया को फिक्स करना कि इंडिया के एरिया में कितना एरिया इंडिया का है, उसके बाद बाउंड्री बनाना, वो पाकिस्तान, उसके आगे का पाकिस्तान का हो जाएगा. मीन्स देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस और व्हेन दे डिसाइडेड टू डिवीजन. जब ये डिवीजन, माउंटबेटन ने डिवीजन का डिसीजन फाइनल कर दिया था, तो उस दैट वाज नॉट सो इजी. उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed under the chairmanship of Lord Mountbatten. फिर एक मीटिंग बैठी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठे और चेयरमैन कौन थे, तब भी लॉर्ड माउंटबेटन थे. कमिटी appointed different commissions consisting of experts of relevant subjects to solve the problems. In case of any differences of opinion, both the nations admitted to accept the final decision given by an arbitrator consisting of 1 representative of India and 1 of Pakistan under the chairmanship of the former Chief Justice of India. अब क्या हुआ, दोनों तरफ से 2 रिप्रेजेंटेटिव बैठे लॉर्ड बेटन के चेयरमैनशिप में, और कमिटी ने अपॉइंट किया अलग अलग एक्सपर्ट्स जो कि इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ऐसा डिसीजन हुआ. और अगर कोई ओपिनियन डिफ़र करती है, मतलब अगर कोई राय दी जाती है और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स जो डिसीजन देंगे वो दोनों ही नेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसी पहले अग्रीमेंट हो गया. Military Commandant General of India complied the partition of army, military weapons etc. The British Army left India by February 28, 1948. All officers and employees of administration, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. They were given assurance about their pay, allowance, security of service, pension etc. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडियंस मिलिट्री फोर्स में थे,
अब उनसे ये बोला गया कि नाउ दे आर फ्री टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और दे वांट टू ज्वाइन द आर्मी ऑफ इंडिया। और उनको ये भी अश्योरेंस दिया गया कि जो भी कंट्री वो ज्वाइन करेंगे उनके सारे जैसे अलाउंस हो गया, इनकी सैलरी हो गई, इनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिक्योरिटी सर्विस है, वो सब कुछ इनको पे किया जाएगा। A large number of refugees from both the countries migrated, leaving their houses and properties. India solved the tremendous problem of their rehabilitation and restoration very skillfully and patiently. The then Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely states of India into Indian Union. Sardar Vallabhbhai Patel's strong determination, iron will and diplomatic negotiation solved the problems. अब जितने रिफ्यूजीज़ थे उनको भी अपना देश, अपनी जगह, अपने जो घर थे, प्रॉपर्टीज़ थी, उनको भी छोड़ना था। उन्होंने भी अपने मतलब दोनों तरफ से, इधर जब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया की तरफ आए, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आए। लेकिन इस प्रॉब्लम को बहुत स्किलफुली और पेशेंटली इंडिया ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उस टाइम पे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने 562 छोटे और बड़ी जितनी भी प्रिंस स्टेट्स जो इंडिया के थे उनको क्या किया, इंडियन यूनियन में मिला दिया। और उनके इस टेक्निक ने, इस तरह से जो उन्होंने डिसीजंस दिया, उसने सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली नेगोशिएशन के साथ क्या किया, सॉल्व कर दिया। Yet long-term planning to find a solution to problems like effects of communal rights due to partition, the shocks of Mahatma Gandhi's death, to make independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal external security of the country, etc. became necessary. इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत दिनों तक कम्युनल राइट्स हुए। इस बीच में महात्मा गांधी की डेथ भी हुई और जितने वीक कंडीशंस थे इंडियन एग्रीकल्चर के और जो भी एटमॉस्फेयर था, इन सब को कंट्रोल किया गया और जितने नेसेसरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ थे कंट्री के लिए, वो भी सारे एक्शंस लिए गए। और इस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ और इतने आफ्टर द पार्टीशन ये सारे प्रॉब्लम्स हुई जिनको बहुत स्ट्रांगली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेशेंटली और स्ट्रांगली क्या किया, बड़े बड़े और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है। सो दिस इज इनफ, दिस ऑल इज इन दिस चैप्टर. You can do one thing, you can go through the whole chapter once again, and if you are still facing any problem in understanding any topic, any content, any paragraph, then let me know, I will explain it again. Okay, और ये question answers आपको करने हैं and you have to submit the notebook by Saturday. Till then, take care and have a nice day.